दोस्तों नमस्कार। अक्सर आपने सुना होगा कि जब लूट का माल मिलता है तो हर आदमी लूटने की कोशिश करता है, क्योंकि फ्री का है। लूट सको तो लूटो और जितना लूट सकते हो उतना लूट लो। लेकिन जब सजा की बात आती है तो हर आदमी बचने की कोशिश करता है। हर आदमी ये जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि गलती उसकी नहीं थी, वो कसूरवार नहीं है, और कहीं ना कहीं अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे दिल्ली की राजनीति में भी ऐसा कुछ होने वाला है। खबर यह है कि केजरीवाल साहब और उनका जो गैंग है, मैं गैंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो लूटमार करी है जनता के पैसे को, जो टैक्स पेयर्स के पैसे का जो मिसयूज किया है पर्सनल गेन्स के लिए, उसको आप लूटमार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब खबर यह है कि जब लूट हो रही थी तो हर आदमी उसमें शामिल था, लेकिन अब हकीकत यह भी है कि जब लूट होती है तो सबको बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है। जिसके पास ज्यादा ताकत होती है या जो मुखिया होता है, उसका फायदा सबसे ज्यादा, लूट का फायदा उसी को मिलता है। बाकी सब नेता या गैंग लीडर के कहने के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि उनको ये उम्मीद होती है कि अगर बॉस खुश हो गया तो शायद हमें कुछ और मिल जाएगा। इसीलिए वो बॉस के इशारों पे काम करते हैं और लूट में अपनी भागीदारी देते हैं। दोस्तों, अब स्थिति यह है दिल्ली के अंदर कि जब से शीश महल घोटाला सामने आया है, एक अजीब सी हलचल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है और उनके एमएलएज में है, एमपीज में है। और आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे जितने भी इनके राज्यसभा के एमपी हैं, उसमें 2 को छोड़ के जिनका नाम खुद चार्जशीट में आ गया है, बाकी कोई एमपी बोल नहीं रहा है। उसके क्या कारण है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। जहां तक बात है इस पूरे लूट की, हमें यह समझना होगा कि इस पूरी लूट में एक बहुत विचित्र सी चीज है। अक्सर आपने देखा होगा जब किसी गैंग को पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ता है तो वो अक्सर ये बोलते हैं कि हमने अपने गैंग लीडर के कहने पे या बॉस के कहने पे ये क्राइम किया। लेकिन यहाँ पे ये गैंग इतना ऑर्गेनाइज था कि इन्होंने ये बताने को तैयार नहीं है कि किसके कहने पे क्राइम किया। हर आदमी किसी न किसी कानून या किसी न किसी रूपरेखा के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। खुल के अभी कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन ये कितने दिन चलेगा। दोस्तों, मेरे अजम्पशन के हिसाब से अगर मैं आपको कहूं कि सीबीआई और ईडी के पास वर्चुअली हर गैंग लीडर और हर गैंग मेंबर की पूरी जानकारी है। कौन सा क्राइम उन्होंने कब किया, कहां किया, ये पूरी जानकारी है। लेकिन जब बात आती है चार्जशीट की या कोर्ट में पेशी की, आपने देखा होगा हर बार एक नया एंगल जुड़ जाता है। ये इंस्टॉलमेंट में जो खबरें आ रही हैं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग ये है कि जब तक जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो खुद डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को एक्सपोज नहीं कर देते, तब तक उनको कोर्ट में ले जाना और पब्लिक सिंपैथी गेन करना उचित नहीं होगा। इसीलिए सीबीआई और ईडी भी बहुत सोच समझ के एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ईडी और सीबीआई के पास सारी जानकारी नहीं है, क्योंकि सारे सबूत उनके पास हैं, सारे लिंक उनको मिल चुके हैं, और आज डिजिटल दुनिया में कोई मुश्किल नहीं है कड़ी से कड़ी जोड़ना। लेकिन उन जो सुराग हैं या जो एविडेंसेस हैं, उसको कोर्ट के सामने कब रखना है, किस परिस्थिति में रखना है, किस सिचुएशन में रखना है, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हाथ में है। उसमें क्योंकि कोर्ट और जो गुनहगार हैं या जो बाकी लोग हैं, उनको नहीं पता कि ईडी और सीबीआई के पास और क्या क्या सबूत हैं। तो ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। एक डेवलपमेंट आपको ये दिखेगी कि हर बार जब नई सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल होती है, उसमें आपको एक नया एंगल दिखेगा। मैं जो कह रहा हूं इस पे ध्यान रखिएगा, और जब भी अगली बार चार्जशीट फाइल होती है उस पे नजर रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय स्थिति यह है कि जो इंपॉर्टेंट गैंग लीडर्स थे वो सब जेल में हैं, और जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे गैंग के वो सब जेल में हैं, और जो गैंग लीडर है वो महल में है। इस बात को आपको गौर से समझना होगा कि इसका असर जो गैंग मेंबर्स थे, जो इनके बाकी मंत्री जेल में हैं, बाकी जो कार्यकर्ता धीरे धीरे फंसते जा रहे हैं, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति पर क्या पड़ने वाला है, उनके राजनीतिक
भविष्य पे क्या करने पड़ने वाला है और उसका लीगल खामियाजा कानूनी रूप से उनको कैसे दुखी होना पड़ेगा, ये भी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितने भी लोग आज आम आदमी पार्टी में आए हैं, ये सब ये कह के आए थे हम ईमानदार हैं। अब आप ये समझिए कि जितने भी इनके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, कार्यकर्ता हैं, जो अपने आप को शान से सीना चौड़ा करके बोलते थे कि हम एक कट्टर ईमानदार पार्टी के साथ हैं, आज जिस तरह से एक एक करके घोटाले सामने आ रहे हैं, क्या ये लोग समाज में जाके अपने पड़ोसियों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर में, अपने बच्चों के सामने क्या ये खुल के बोल सकते हैं कि हम ईमानदार हैं? हालांकि इनकी गलती नहीं है, लेकिन जिस तरह से इनके लीडर्स ने इनको फेल किया है, आपको क्या लगता है कि इनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा? जो लोग बेनिफिशियरी हैं केजरीवाल की मेहरबानियों के, उनको अगर हम छोड़ दें, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जिसका अपना आत्मसम्मान हो, वो आम आदमी का कार्यकर्ता आज नजर ऊंची करके अपने दोस्तों से, समाज के लोगों से या परिवार से बात कर पाएगा। तो बहुत बड़ी सामाजिक कॉस्ट आज हर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को चुकानी पड़ रही है, और अब ये दाग कभी हटने वाला नहीं है। गलती उनकी नहीं थी, लेकिन अपने नेताओं के कारण आज उन सबको शर्मिंदा होना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरा, जो लोग इस घटनाक्रम में शामिल थे और जो जेल में हैं, क्योंकि आरोप गंभीर हैं और एक नहीं है, आप इस बात को समझिए। जहां जहां पे भी टैक्स पेयर के पैसे को केजरीवाल सरकार ने खर्च किया है, वहां सब जगह घोटाला निकल के आ रहा है। इसका मतलब ये था कि केजरीवाल को ये पता था कि अगर मुझे पार्टी फंड इकट्ठा करना है, अपने लिए अगर पैसा इकट्ठा करना है, तो मुझे कोई डोनेशन देने वाला नहीं है, क्योंकि डोनेशन का तो खर्चा हमने कर दिया। लोकल नेताओं ने पैसा इकट्ठा किया, वो पार्टी फंड में हमने लोकल इलेक्शन में लगा दिया। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए और अपनी सुख सुविधाओं के लिए, क्योंकि कुर्सी हमेशा नहीं रहने वाली है, यह आदमी लंबा सोचता है। रिटायरमेंट के बाद क्या मैं वापस 4 रूम के फ्लैट में जाऊंगा? ये हो नहीं सकता। तो केजरीवाल ने अपने लिए हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर काफी इंतजाम कर लिया होगा कि किस तरह से मैं पोस्ट रिटायरमेंट जिंदगी जीऊं, ताकि मैं और मेरा परिवार आराम की जिंदगी जी सके। इसके लिए उनको एक ही रास्ता लगा कि जिसको टेंडर मिले उसमें से अपना हिस्सा लिया जाए, और पार्टी फंड के नाम पे लिया जाए, क्योंकि ये पैसा हमेशा कैश में, हमेशा कोई रसीद के अगेंस्ट तो मिलता नहीं। तो अगर मान लीजिए किसी ने 10 करोड़ दिया, आपने 5 करोड़ पार्टी फंड में जमा करा दिया और 5 करोड़ आपने कहीं और डाइवर्ट कर दिया, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर, तो आपसे कौन पूछने जा रहा है कि सर रसीद कहाँ है? क्योंकि इन कामों में रसीद नहीं मिलती। तो सवाल अब ये है कि केजरीवाल साहब ने और जो इनके मंत्री हैं, उन्होंने तो अपना फायदा कर लिया होगा। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये लोग इतने मूर्ख हैं कि ये सारा पैसा पार्टी फंड में दे दें और अपने लिए कुछ ना रखें। मैं इस आर्ग्यूमेंट को मानने को तैयार नहीं हूं। इसका मतलब ये है कि अभी ये जांच के कई परतें खुलेंगी, और जब ये रिटायर होंगे उस समय आपको इनकी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना होगा कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि आज जो इन्होंने पेड़ लगाए हैं उसके फल इनको रिटायरमेंट के बाद खाने को मिलेंगे। तो इस पे भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। दूसरा सवाल आता है कि अगर आप किसी करप्शन केस में फंस जाते हैं और जेल हो जाती है और सजा का प्रावधान करप्शन में 7 साल तक का है, तो अगर आपको 2 साल की सजा भी हो जाती है तो आपको एमएलए एमपी की कुर्सियां छोड़नी पड़ेंगी, और उसके बाद 6 साल, सजा खत्म होने के 6 साल बाद तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कि मतलब आप 10 साल तक कम से कम चुनाव जो प्रक्रिया है उससे बाहर हो गए, और जब आप 10 साल के लिए बाहर हो जाते हैं तो कोई आपको याद नहीं रखता है। इसका मतलब यह है कि इनकी पॉलिटिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल की बात है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि इन लोगों ने ये सारा इंतजाम कर लिया होगा कि अगर हमने 10 साल भी चुनाव नहीं लड़ा और जनता की नजरों से हम गायब भी हो गए, तो कम से कम अपनी निजी जिंदगी में आराम से रह पाएंगे। चाहे हमें देश छोड़ना पड़े, हम कहीं और जाके रहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस इमेज के साथ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको अपनी पार्टी में लेके कोई इंपॉर्टेंट ओहदा देने वाली नहीं, ना ही इनके साथ कोई कोलैबोरेट करेगी। आम आदमी पार्टी एक छोटी रीजनल पार्टी शायद बन के रह जाए, लेकिन
इनका पर्सनल राजनीतिक भविष्य कोई बहुत उज्जवल नहीं है। हाँ, ये इधर उधर स्टेटमेंट देते रहेंगे टू रिमेन इन मीडिया, लेकिन जनता कोई बहुत ज्यादा इस पे वजन देगी नहीं। अगला सवाल आता है इकोनॉमिक गेन को लेके। जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को हुआ होगा इस पूरे घटनाक्रम में जब से आम आदमी की सरकार आई है, तो शायद केजरीवाल साहब को। पर्सनल रूप में हमने देखा शीश महल, लेकिन शीश महल के अलावा पर्सनल शीश महल भी हो सकते हैं। ये तब हमारे सामने चीजें आएंगी जब हम फॉरेंसिक ऑडिट करेंगे। क्या वास्तव में 45 करोड़ रुपए इस घर में लगे हैं जिसकी तस्वीरें आज हम सबके सामने हैं? मैं नहीं मानता। 45 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इसका मतलब यह है कि कहीं ऐसा या इससे मिलता जुलता घर कहीं और तो नहीं बना, या यहां से जो वसूली हुई वो कहीं और किसी बैंक में हिंदुस्तान या बाहर कहीं पार्क तो नहीं हुआ। ये सारी चीजें सामने आएंगी जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा, और होना भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो बड़ा खेल है वो हम सबको पता है। कारण ये है कि जिस मंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया और जिसके लिए किया, दोनों की इंटीग्रिटी पे आज बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। तो इनके जो स्टेटमेंट है उनको फेस वैल्यू पे लेने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या, चौथी जो सबसे बड़ी समस्या है वो इनका है लीगल चैलेंजेस। देखिए, आज केजरीवाल साहब सत्ता में है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे है, बाकी जो दो नेता हैं वो जेल में हैं और उनके पास अब कोई पद नहीं है। अब ये मान के चलिए कि उनके जो वकील हैं उनका खर्चा कौन देगा? क्या सरकार देगी? आप ये कह सकते हैं कि जब तक केजरीवाल कुर्सी पे है तब तक शायद सरकार ये कह के उनका बिल उठा ले, दिल्ली सरकार, कि उन्होंने जो डिसीजन लिया था वो सरकार में रहते हुए लिया था, इसलिए सरकार को डिफेंड करना है। लेकिन हो सकता है कि इस पे भी ऑडिट ऑब्जेक्शन आ जाए। इसका मतलब ये है कि लीगल प्रेशर बढ़ेगा। कुल मिला के स्थिति ये है कि जो राजा है, जो इसने अपने आप को दिल्ली का राजा बोला और जो इस समय शीश महल में रह रहा है, वो मजे में है, लेकिन उसके सारे गैंग मेंबर्स सब जेल में हैं और परेशान हैं। अब सवाल यह है कि वो कब तक अपने राजा को बचाएंगे। ये बात भी सही है कि उनके जो वीक पॉइंट्स हैं, उनके जो दुखती रग है, वो केजरीवाल को भी पता होगी, इसलिए सब मुंह बंद करके बैठे, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में सब एक दूसरे के लूप होल को जानते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि सब मुंह बंद रखें। लेकिन कब तक? कोई ना कोई तो टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो उसका एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। अब सबसे पहले जो आदमी टूटेगा उसको शायद ऑफिशियल विटनेस के रूप में, सरकारी गवाह के रूप में अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसकी सजा कम हो जाए, तो मुझे लगता है उसका परिवार उस बात से संतुष्ट होगा। क्योंकि परिवार नहीं चाहता कि उसके ऊपर रोज उनके मेंबर्स जेल में रहें और समाज में रोज थू-थू हो। कहीं ना कहीं तो आत्मा जागेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सबकी आत्मा मर गई है और कोई जागने को तैयार नहीं। ऐसा कभी नहीं होता। तो अब सवाल ये है कि ये आत्मा कब जागेगी, किसकी जागेगी, पहले कौन जागेगा? क्या मनीष सिसोदिया जागेगा या सत्येंद्र जैन जागेगा? मुझे लगता है कि इसमें सत्येंद्र जैन का जागना कम है, क्योंकि उसके कई राज और भी हैं। हो सकता है मनीष सिसोदिया अपनी सोशल इमेज बचाने के लिए कुछ खोलना शुरू करें, लेकिन डिपेंड करता है कि उन्होंने खुद अपने यहाँ कितने बड़े कांड किए हुए हैं। क्योंकि अगर हो सकता है कि वो बात खुलेगी तो कई कड़ियां और खुलेंगी, कई स्केलेटन कबर्ड में से और निकलेंगे, और हो सकता है कि ये जो गवाही है ये उल्टी भी पड़ जाए। तो अब देखना ये है कि इस पूरे गैंग में से कौन कौन टूटता है और कौन कौन सामने आता है। दोस्तों, आने वाले दिनों में जो आम आदमी पार्टी का भविष्य है, उसमें तो हम एक बात और कह सकते हैं कि इस समय जिन राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उदाहरण के लिए कर्नाटक, जिसको केजरीवाल बहुत सीरियस टारगेट लेके चल रहे थे, क्योंकि वहां पे कांग्रेस और बीजेपी के अलावा और कोई तीसरी बड़ी पार्टी नहीं है। तो एक जहां पे भी डायरेक्ट मुकाबला होता है, आम आदमी पार्टी की रणनीति यही होती है कि वहां पे सेंधमारी की जाए। इस बार केजरीवाल साहब एक भी रैली करने कर्नाटक नहीं जा रहे हैं, और जाएंगे भी कैसे? क्या आपको लगता है कि वहां के लोग केजरीवाल साहब को बुलाएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और केजरीवाल साहब बेंगलोर या कर्नाटक के किसी क्षेत्र में जाएंगे और वहां प्रेस को एड्रेस किए भागाएंगे? क्या ये पॉसिबल है?
अगर ऐसा है तो अगली रैली करने की हिम्मत उनके कार्यकर्ताओं में भी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब आम आदमी पार्टी की ग्रोथ का ग्राफ रुक गया है। अब इनको यहां पे किसी तरह से सस्टेन करना जरूरी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पंजाब भी केजरीवाल की पकड़ से दूर होता जाए, क्योंकि अगर राघव चड्ढा के ऊपर केस मजबूत होता है तो ये भगवंत मान के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। भगवंत मान जो चड्ढा है इसको साइडलाइन कर सकते हैं ये कह के कि बॉस आपके ऊपर दाग लगा हुआ है, अब आप हमारी मीटिंग्स में ना आए। और केजरीवाल के पास ये नैतिक अधिकार भी नहीं होगा कि वो भगवंत मान को कह सकें कि आप राघव चड्ढा के हिसाब से काम करें। तो दोस्तों, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है, लेकिन यहां से आम आदमी पार्टी का बिखराव और डिक्लाइन बहुत तेजी से शुरू होगा। पहले पत्ता कौन सा गिरेगा, अब इंतजार इस बात का है। उम्मीद है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अगर आपके विचार है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है और कौन पहले गिरेगा, पहले कौन राज खोलेगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिलहाल वंदे मातरम।